Hello friends, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Any question to anyone? Yes, sir. Yes, बोलिए। सर कल आप जो होमवर्क दिए थे उसमें क्रोमियम का कैसे करेंगे? क्रोमियम में क्या प्रॉब्लम हुआ? क्रोमियम का क्या आया कॉन्फ़िगरेशन? 4s1 3d5 3d5 है ना? यस सर। तो ये 3d5 इसलिए हुआ कि हम उसको स्टेबल करते हैं। यस सर। वो 3d4 ही है उसका अपना ओरिजिनल। यस सर। 4+2 सिक्स्थ ग्रुप का मेंबर है। क्रोमियम का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 4s2, इसलिए वो सिक्स्थ ग्रुप का मेंबर होगा 4+2, जिसका कॉन्फ़िगरेशन NSX है, उसका ग्रुप X पीरियड N, जिसका कॉन्फ़िगरेशन NDX है, उसका ग्रुप X+2 पीरियड N+1, और जिसका NPX है उसका ग्रुप X+12 पीरियड N। ठीक है? यस सर। Any more question to anyone? बन गया सब? यस सर। ये कर लिए तो खुद से सही था? यस सर। ठीक है, इसको अपने खुद से कर लो, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछो। चलिए, तो yesterday we have seen that the modern periodic table is a direct consequence of Aufbau principle. Means that this table is completely based on electronic configuration. देखा आपने? देखा था ना? कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। तो उस पीरियोडिक टेबल को फिर से हम क्लासिफाई करते हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और 4 क्लास बनाते हैं। कल चर्चा हुई। 4 क्लास बनाते हैं हम लोग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो लेफ्ट का पार्ट है उसको S ब्लॉक बोलते हैं, बीच वाले को D ब्लॉक बोलते हैं, इसको P ब्लॉक बोलते हैं और इसको F ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है? आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में जो ग्रीन कलर का है 2 रो, वह S ब्लॉक का है। जो बीच वाला है ब्राउन टाइप का वो D ब्लॉक है, और जो रेस्ट में है राइट साइड में मल्टी कलर्ड वह P ब्लॉक है, और जो नीचे पिंक का 2 लाइन है वही F ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है? ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हुआ? इसका बेसिस है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में गया। Elements in which last electron enters into S suborbit are called S block element. S block means what? S block elements कौन हुआ? Last electron enter into S suborbit. जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 या NS2। S ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 या NS2। ठीक है? ये देखिए S ब्लॉक एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दिख रहा है ना?
Yes, sir. Yes, sir. पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइदर NS1 और NS2, और ये एलिमेंट किस ग्रुप के हैं? ग्रुप 1 एंड 2 के। ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ग्रुप 1 में कौन है? इससे पहले टेबल था, आप देखे होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये जो हाइड्रोजन है, आप तो जानते ही हैं कि इसका ग्रुप 1 में पोजीशन उचित नहीं है, इसलिए एस ब्लॉक के बारे में हम जो बोलेंगे तो हम बोलेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। आप समझ लीजिए, मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसमें हाइड्रोजन शामिल नहीं है, ठीक है? तो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल आर मेटल्स, सारे मेटल्स हैं। और जो ग्रुप 1 वाले हैं इनका नाम है अल्कली मेटल्स। क्या नाम है? अल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 वाले का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। कल तक जो हम लोग पढ़े पीरियोडिक टेबल, उसमें बहुत कम बातें हैं जो आपको जरूरी है जानना परीक्षा के लिए, लेकिन आज से जो स्टार्ट हुआ इसमें काफी इंफॉर्मेशन है। इस सब इंफॉर्मेशन को आपको याद रखना है। तो याद रखिए, ग्रुप 1 वाले क्या बुलाते हैं, कहते हैं उसको हम लोग अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 एलिमेंट कहलाते हैं अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और ग्रुप 2 वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं कि इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन होते हैं। Oxides and hydroxides of these elements are alkaline, so they are called alkali metals or alkaline metals. इसमें अर्थ इसलिए लगा दिए, अर्थ मीन्स ऑक्साइड। ये एलिमेंट पहले मिले थे ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड को ही हम लोग एलिमेंट समझ रहे थे। बाद में पता लगा कि वो एलिमेंट नहीं कंपाउंड था, वो डिकम्पोज हुआ तो एलिमेंट पता लगा। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, alkaline metals which is found as their oxide। कोई दिक्कत? जिनका कॉन्फ़िगरेशन NS1 या NS2 है वो S ब्लॉक एलिमेंट है। ये कहाँ है टेबल में? ग्रुप 1 एंड 2 में। इनका नेचर कैसा है? ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है? ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। ध्यान दीजिए, पीरियोडिक टेबल में जितना रूल याद करना है उससे अधिक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन याद करना है। एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछ देगा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो आज से हम पढ़ाएंगे उसमें ट्रेंड एंड एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं, एंड यू विल सी कितना क्वेश्चन आप हर एग्जाम बना लेंगे। ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, they form ionic compounds except lithium and beryllium। लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड कोवैलेंट होते हैं, बाकी सभी कंपाउंड आयनिक होते हैं। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए इजी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा ही एनर्जी लेने पर इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, so they form cations। alkali metal forms M plus ion। M plus मतलब 1 plus, they lose 1 electron, and alkaline earth metal forms M2 plus ion by losing 2 electrons। ठीक है, ठीक है? alkali metals form M plus ion positive mono positive ion, और alkaline earth metals form M2 plus ion means dipositive ion। ठीक है, कोई दिक्कत?
और इनका रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। जैसे साइज बढ़ता है दे हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, साइज बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, आसानी से निकल जाते हैं, so they have more tendency to lose electron, so reactivity increases from top to bottom, reactivity increases from top to bottom, ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी बढ़ता है इसका। ठीक है, अब गेस करिए आप लोग, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ग्रुप 1 और 2 में मोर रिएक्टिव कौन होगा? Group 1. ग्रुप 1 इज मोर रिएक्टिव, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है प्लस निकाल देगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, इट इज सम डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए ग्रुप 2 की रिएक्टिविटी ग्रुप 1 से कम होगी। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, top to bottom reactivity increases because size increases, so it is easier to lose electron, and left to right reactivity decreases, so magnesium is less reactive than sodium, calcium more less reactive than potassium and so on। और ये जो अंतिम देख रहे हो फ्रांसियम और रेडियम, ये रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव मीन्स they emit rays, invisible rays from their nucleus, ये अपने न्यूक्लियस से इनविजिबल रेज एमिट करते हैं, जिसको अल्फा बीटा गामा रेज कहते हैं हम लोग, और इसलिए ये लेस रिएक्टिव हैं और इनके बारे में हम लोग कम जानते हैं। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, इनके ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन होते हैं, बता ही दिए। दो मेन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, आपके कंपटीशन के लिए दो इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है दे गिव कलर टू द फ्लेम, ये मेटल खुद तो कलरलेस हैं लेकिन फ्लेम को कलर्ड कर देते हैं। फ्लेम समझते हैं? फ्लेम घर में जो गैस में खाना बनता है वहां जो निकलता है वो फ्लेम है, लौ कहते हैं उसको। आप टेस्ट कर सकते हो, आज घर में जब मम्मी खाना बना रही होगी तो गैस के फ्लेम का कलर कैसा था, देखे थे कभी? ब्लू था सर, ब्लूइश रहता है। हाँ, लेकिन वैसे होना चाहिए कलरलेस, ब्लू रहता है, वो भी कुछ चूल्हा की खराबी है चूल्हे की, लेकिन जो भी हो ब्लू ही है, कोई बात नहीं है। आप उसमें एक चुटकी नमक डाल के देखिएगा, मम्मी जब खाना बना लेगी तो मम्मी को बोलिएगा एक मिनट रुको मम्मी, चूल्हा में एक चुटकी थोड़ा सा बहुत कम नमक डाल के देखना और कल बताना हमको क्या देखा। मालूम है क्या होगा? फ्लेम गोल्डन हो जाएगा, गोल्डन सोना जैसा, देखना फिर बताना कल हम। क्यों? सोडियम का प्रॉपर्टी है, सोडियम गोल्डन फ्लेम देता है। तो ये जो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ये जब फ्लेम में डालेंगे तो फ्लेम को कलर, कैरेक्टरिस्टिक कलर देंगे, सबका अलग अलग कलर है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, इससे हम लोग फ्लेम टेस्ट करते हैं, फ्लेम में कलर से पहचानते हैं मेटल कौन है। जैसे गोल्डन येलो है मतलब सोडियम होगा, ब्रिक रेड है इसका मतलब कैल्शियम होगा, एप्पल ग्रीन है मतलब बेरियम होगा, क्रिम्सन रेड है मतलब पोटासियम होगा। ऐसे होता है, सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर है। ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल की विशेषता है, ये सब याद रखना। क्वेश्चन रहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल गिव कलर टू द फ्लेम, तो आप देखेंगे इसमें से होना चाहिए। इसमें भी लिथियम बेरिलियम में भी मिलता है फ्लेम, लेकिन उसका टेस्ट नहीं करते हम लोग, कठिन से मिलता है। बाकी एलिमेंट से फ्लेम आसानी से मिलता है।
तो सोडियम रहे, पोटासियम रहे, मैग्नीज कैल्शियम रहे, स्ट्रोंशियम रहे, बेरियम रहे, तो ये सब फ्लेम टेस्ट देगा, क्योंकि ये कलर में फ्लेम को कलर कर देता है। ठीक है। और लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये लिक्विड अमोनिया, ध्यान दीजिए, लिक्विड अमोनिया, अमोनिया सॉल्यूशन नहीं, लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो ब्लू और ब्रॉन्ज कलर के सॉल्यूशन बनाते हैं। फिक्स्ड है, कोई मेटल रहे, इनके सॉल्यूशन का कलर फिक्स्ड है फॉर ऑल द मेटल्स, ब्लू और ब्रॉन्ज। ब्लू कब इन डाइल्यूट, डाइल्यूट है तो ब्लू, ब्रॉन्ज कब इन कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड में इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेटल, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेटल, मेटल कोई भी हो, कलर फिक्स है, डाइल्यूट है तो ब्लू होगा और कंसंट्रेटेड है तो ब्रॉन्ज होगा। और दो इंपॉर्टेंट बात और है इसके लिए, इस सॉल्यूशन के लिए, इस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं। मेटल अमोनिया सॉल्यूशन में दो खास बात है, क्या सब? दे आर paramagnetic, paramagnetic means attracted by the magnet, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग सिस्टम, दूसरे को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, गिव्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा उसको भी इलेक्ट्रॉन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन दे सकता है। ये दो खास बात है एस ब्लॉक एलिमेंट का। एक बार फिर सम करता हूं, जिस इलेक्ट्रॉन का के अंत में का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब ऑर्बिट में गया वो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन NS1 या NS2, ये ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 1 का नाम अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर? सभी हाइड्रोजन को छोड़कर सारे मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन छोड़कर केटाइंस बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं मेटल को, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ग्रुप 1 बनाता है M+ आयन, ग्रुप 2 बनाता है M2+ आयन। ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, हर नीचे वाला ऊपर वाले से मोर रिएक्टिव है, और लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, तो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 वाला लेस रिएक्टिव। कोई दिक्कत? इनके ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन होते हैं, और अल्कलाइन में यही बात होगा, ऊपर से नीचे मोर अल्कलाइन और बाएं से दाएं लेस अल्कलाइन, है ना? ऊपर से नीचे मोर अल्कलाइन मतलब अगर NaOH है और KOH है, आपसे पूछे KOH मोर अल्कलाइन है, ठीक है ना? ऊपर से नीचे अल्कलाइन कैरेक्टर बढ़ेगा, NaOH से KOH मोर अल्कलाइन है। अगर NaOH और MgOH2 की बात होगी, NaOH MgOH2 की बात होगी, ये लेस अल्कलाइन, MgOH2 इज लेस अल्कलाइन। ठीक है, और दो इंपॉर्टेंट बात बताया हमने आपको, क्या सब? पहला कि अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन गिव कलर टू द फ्लेम, ये फ्लेम को कलर कर देते हैं, और हर मेटल का अपना अपना कलर है, इसलिए इससे हम लोग मेटल की पहचान करते हैं। ठीक है,
और अंतिम बताया alkali metals and alkaline earth metals dissolve in liquid ammonia and give a solution. Dilute solution is blue, concentrated solution is bronze, and the solution is highly paramagnetic, means attracted by the magnet, or a strongest reducing system, means it can give electron to anyone. किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो किसी से नहीं लेगा वो भी इससे इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन जो लेगा उसको रिड्यूस हो जाएगा। अब आपके मन में क्या है बताइए, है कोई बात? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए पी ब्लॉक है, ये है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? Elements whose last electron enter into p sub, इसका कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 से लेकर np6 तक, p1 से लेकर p6 तक, और इसका ग्रुप क्या है? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ग्रुप 13 से 18 तक के जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक। एक बात आपने गौर किया, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सिंगल कलर का था, आप अभी टेबल दिखाए थे हम। अब पी ब्लॉक मल्टी कलर का क्यों है? मिक्स्ड एलिमेंट्स के कारण। पी ब्लॉक में मिक्स्ड एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटल वाइड भी हैं, और इनर्ट गैस या नॉर्मल गैस भी। ये जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 इसको नॉर्मल गैस कहते हैं। इसमें फील्ड इलेक्ट्रॉन है ns2 np6 दोनों भरा हुआ है। इसमें न इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर सकते हैं, न इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। बल्कि जेनन को छोड़कर किसी के कंपाउंड में मालूम नहीं है ना? जेनन के कंपाउंड मालूम है, बाकी कंपाउंड मालूम नहीं है। ये मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक, अकेले रहते हैं, दे डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और वेरी लेस रिएक्टिव। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव एक्सेप्ट जेनन। जेनन रिएक्ट्स, जेनन फॉर्म कंपाउंड्स, और कोई नहीं। ओनली कंपाउंड्स ऑफ जेनन आर नोन। सिर्फ जेनन के कंपाउंड नोन है, बाकी किसी के नहीं, ठीक है। तो ग्रुप 13 को बोलते हैं, 13 को बोरन फैमिली। इस ऊपर में बोरन है, बोरन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसको बोलते हैं बोरन फैमिली। ग्रुप 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड है। देखिए टीन और लेड मेटल है, थैलियम मेटल है, ये जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम सब मेटल वाइड है, अल्युमिनियम भी मेटल है। और ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसमें बिस्मथ मेटल है। 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फूरियम, टेलुरियम, पोलोनियम ये भी मेटल है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन, ठीक है। तो ग्रुप 15 को बोलते हैं हम लोग निकोजन्स, मतलब इनर्ट। ग्रुप 16 को बोलते हैं चालकोजन्स, मतलब और फॉर्मिंग। 17 को बोलते हैं हैलोजन्स, मतलब सॉल्ट फॉर्म। ये बात याद रखें। Group 15 is called nicogens, group 16 is called chalcogens, and group 17 is called halogens. Halogen means salt forming. So halogen means fluorine, chlorine, bromine, iodine, stratine. Chalcogen means oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Nicogens means
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। और कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आपको सभी एलिमेंट के नाम याद नहीं करने हैं, ये बात ध्यान दीजिए। आपसे कोई उम्मीद नहीं करता है कि आप सब एलिमेंट का नाम याद रखेंगे। ये तो मैं लिख रहा हूं, उनको पढ़ाना है इसलिए याद किया, ठीक है ना। आपको प्रॉपर्टी का ट्रेन भी याद रखना। ट्रेन 15-20 एलिमेंट का नाम याद है तो सफिशिएंट है, बाकी टेबल याद नहीं करना है। गधा वाला काम कोई नहीं करता है। गधे अधिक परिश्रम करते हैं और बेवकूफ कहलाते हैं, मालूम है ना। सबसे अधिक बोझट होता है गधा। तो अगर तुमसे कोई गधा कहे तुमको अच्छा लगेगा क्या? अगर कोई बोले गधा हो तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम बहुत काम कर रहे हो। लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि गधा स्मार्ट वर्क नहीं करता है, उसको दिमाग नहीं होता है। इसलिए टेबल को याद करना गधा वाला काम है, याद नहीं करना है। ट्रेंड याद करना है, प्रॉपर्टीज का भी जो दिखाएंगे हम अभी से 2-4 दिन तक, उसको याद करना है। एक्सेप्शंस याद करने हैं, और देखिए आप कैसे मास्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो बी ब्लॉक में क्या हो गया? मिक्स्ड है, मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी, मेटलॉइड भी। इसलिए कोई ग्रेड हम लोग नहीं कर सकते हैं। 3 लाइन 4 लाइन याद रखिए। ग्रुप 15 निकोजेंस, 16 चाल्कोजेंस, 17 हैलोजेंस, 18 नोबल गैस। इसका और नाम सब है, कुछ लोग रेयर गैस भी कहते हैं, कुछ लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं, सब इसी का नाम है। नोबल गैस, रेयर गैस, इनर्ट गैस मींस ग्रुप 18, जो मोनोएटॉमिक है और जेनन को छोड़कर किसी कंपाउंड अभी तक मालूम नहीं है। और ये सब हाईली नॉन मेटलिक है, 17 वाले, 16 वाले। जैसे ग्रुप 1, 2 वाले इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, वैसे ग्रुप 16, 17 वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एनी क्वेश्चन? यस सर। Yes. सब बोरॉन फैमिली जो है उसके एंड में ओजन नहीं लगाया जाता है, और नाइट्रोजन वाले में नाइट्रोजन वाला ओजन लगाया जाता है वहाँ पे। तो सर उसके पीछे कोई रीजन है या फिर ये बाय कन्वेंशन? नहीं, ऐसा नहीं है रीजन। नाम तो जानते ही है ना, नाम तो ट्रेडिशन हो जाता है, तो ये इसका कुछ मीनिंग है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो हैं, इनके कंपाउंड आसानी से सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए कहा गया सॉल्ट फॉर्मिंग मींस हैलोजेंस। हैलस मींस सॉल्ट होता है, हैलस हैलोजेंस। और जितने मेटल हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग, उनके जो ओर्स होते हैं नेचुरल फॉर्म, उस ऑक्साइड और सल्फाइड होते हैं। ये सब एलिमेंट तो पहले से मालूम थे। तो ऑक्सीजन और सल्फर चूंकि ओर बनाता है, इसलिए उस फैमिली का नाम हो गया ओर फॉर्मी, ठीक है। तो चाल्कोजेंस नाम हो गया। और नाइट्रोजन काफी इनर्ट था, जल्दी रिएक्शन नहीं करता था। निकोजेंस मींस इनर्ट, जबकि उसका भाई फास्फोरस हाईली रिएक्टिव है। इस नाम से कोई मतलब नहीं है, केवल एक सिंबल है। बोरॉन और कार्बन फैमिली में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं था जिस आधार पर उसका नाम दिया जा सके, तो नाम नहीं दिया गया। ये कन्वेंशन है, इसमें कोई साइंटिफिक बात नहीं होगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? यस सर। हाँ बोलिए। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है? हाँ, हम लोग अभी डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपके लिए जानना इतना ही है कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आगे क्लास में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, सॉरी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, यस, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गिवन, उसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे आप कोई दुकान में जाएंगे
तो दुकानदार आपको सामान देगा, आप उसको पैसे देंगे ना, देंगे ना पैसा, यस सर। आपको सामान देगा तो आप पैसे देंगे। एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा, उसका नाम है आयनाइजेशन। जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे, अगर आप दुकानदार को सामान बेचेंगे दुकानदार के हाथ से तो वो आपको पैसा देगा। तो जब हम एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे एनर्जी मिलेगी, उसका नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक मिनट देखिए, अभी इतना ही समझो, डिटेल बाद में पढ़ेंगे। कोई भी एटम है, एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा, इस एनर्जी का नाम आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जब हम एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये हमको एनर्जी देगा, इसका नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देना पड़ा वो आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटम को इलेक्ट्रॉन देने पर जो एनर्जी निकला वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? यस और क्लियर? सर। यस सर। क्वेश्चन? यस सर, यस सर। एक क्वेश्चन है सर, सोडियम और स्ट्रोंथियम में कौन ज्यादा अल्कलाइन होगा सर? सोडियम और स्ट्रोंथियम सर। सोडियम और स्ट्रोंशियम में तो तुलना नहीं कर सकते हैं, बहुत दूर का है, लेकिन स्ट्रोंशियम ही होगा। कंपैरिजन तो हम लोग सिमिलर में करते हैं ना। यस सर। तो सोडियम का कंपेयर करेंगे मैग्नीशियम से, लेकिन अगर करेंगे आप स्ट्रोंशियम से तो स्ट्रोंशियम बहुत नीचे है, बहुत बड़ा साइज का है, इसलिए वो मोर अल्कलाइन होगा। और बोलिए। और सर सोडियम और मैग्नीशियम में करें तो सर? कुछ बता दिए ना, लेफ्ट राइट घटता है। कैल्शियम में सर, कैल्शियम में सर। हाँ, कम होगा, कम होगा। ग्रुप 2 वाले लेस अल्कलाइन होंगे, सेम रहेगा तो बहुत नीचे चला आएगा। यस। लेफ्ट टू राइट घटता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है। ऐसे घटा, इधर बढ़ गया, क्या हुआ? बढ़ गया ना। देखो ना, यहाँ से यहाँ घटा और यहाँ से यहाँ बढ़ा, तो बहुत नीचे आ गया तो अधिक बढ़ गया, इससे बड़ा हो गया। एनी मोर क्वेश्चन? चलिए अब चलते हम लोग डी ब्लॉक, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक का डिफिनेशन क्या होगा जानते हैं आप? एलिमेंट्स whose last electron enter into d suborbit, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर डी में जाएगा, वह डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसका कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1 d1 to 10, ns2 n-1। अगर ये 4s2 है तो ये 3d होगा, 5s2 है तो 4d होगा। तो d1 से लेकर d10 तक कोई भी हो, d1 d2 d3 d4 कोई, जिसके अंत में d है सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ है मालूम है आपको? ग्रुप कहाँ है? ग्रुप 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 to 12 का जितना भी एलिमेंट है सब डी ब्लॉक है। दूसरा नाम है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स सारे मेटल्स हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं, ऑल आर मेटल्स। ट्रांजिशन इसलिए कि दे लाई इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। एस ब्लॉक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। पी ब्लॉक नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और उसके बीच में ये है ब्रिज की तरह, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब चेंज, नहीं बोलते ना ट्रांजिशन पीरियड है। जैसे आप 10th का एग्जाम दे दिए थे, आपका रिजल्ट नहीं आया, 11th में एडमिशन नहीं हुआ था, आप किस क्लास में थे? 10th में का 11th? 10th का एग्जाम हो गया और 11th में एडमिशन नहीं हुआ, किस क्लास में हो? 10th में। वो नहीं, कैसे हो? 10th का एग्जाम दे दी,
सर दोनों में नहीं। 11th के बीच में, दैट इज ट्रांजिशन बोलेंगे। अभी ट्रांजिशन पीरियड हम लोगों का चल रहा है, 10 से आगे 11 से पीछे। कई बात है यहाँ, मेटल से आगे नॉन मेटल से पीछे, सो दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। और इसमें जो ग्रुप 12 का एलिमेंट है जिंक कैडमियम मरकरी, इसका प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल के प्रॉपर्टी से नहीं मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन। स्यूडो मतलब फॉल्स, उस परिवार में है लेकिन उसका गुण नहीं दिखाता। याद रहेगा, ग्रुप 12 को क्या बोलते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। इसको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। ग्रुप 12 के एलिमेंट को जिंक कैडमियम मरकरी को क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज differs from properties of other transition metals। इसका प्रॉपर्टी दूसरे ट्रांजिशन मेटल के प्रॉपर्टी से डिफर करता है, सो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन, नॉट सॉरी स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स। बाकी सब है ट्रांजिशन मेटल। इनकी विशेषता क्या है? पहला तो बोले ऑल आर मेटल्स, और मेटल के बारे में जो कंसेप्शन आप लोगों को है बचपन से, उसको आप रिकॉल करिए। आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ये सारा प्रॉपर्टी इसी ट्रांजिशन मेटल का है, डी ब्लॉक का। एस ब्लॉक के मेटल नहीं होते हैं हार्ड, मेलिएबल नहीं होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते हैं, है ना। तो मेटल के जितने प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, वो सारा प्रॉपर्टीज किसके लिए है? ट्रांजिशन मेटल के लिए। क्या सब? सारे हार्ड सॉलिड हैं एक्सेप्ट मरकरी। मालूम है ना, मरकरी लिक्विड है, मालूम है? Yes, sir. मरकरी लिक्विड है, मरकरी को छोड़कर सारे सॉलिड हैं, ऑल आर सॉलिड। और सॉलिड में भी क्या है? हार्ड हैं, मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, लस्ट्रस हैं, कंडक्टर हैं और सोनोरस हैं। सोनोरस समझते हो? मेलिएबल मतलब बीटन इनटू Yes, sir. शीट, Yes, sir. खींचेंगे तो फैल जाएगा। Thin sheet, डक्टाइल मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स, तार खींच सकते हैं। wire, लस्ट्रस मींस चमकता है, चमक होती है। shining property. कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, और सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड, Produce ringing sound. सिंगिंग साउंड। हाँ, मेटल्स। इसलिए जब लड़की सब पायल पहन के चलती है तो झुनझुन बजता है ना, दैट इज सोनोरस, क्लिकिंग साउंड ऑफ द मेटल्स। ठीक है। और 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें है जो डिफरेंट है दूसरों से। क्या सर? वेरिएबल बैलेंस, इनका वैलेंसी फिक्स नहीं होता है। सोडियम का वैलेंसी 1 है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, आयरन का वैलेंसी 2, 3 है, कॉपर का वैलेंसी 1, 2 है। मालूम है ना? ये सब क्या है? डी ब्लॉक के मेटल है। डी ब्लॉक की वैलेंसी वेरिएबल होती है, कई वैलेंसी शो करते हैं वो लोग, आगे पढ़ेंगे हम लोग इस सबको क्यों होती है। एक की वैलेंसी वेरिएबल होती है। ठीक है। इनके कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, ध्यान दो, दोनों अंतर है। एस ब्लॉक के कंपाउंड कलर नहीं है, फ्लेम को कलर करते हैं, और डी ब्लॉक के कंपाउंड खुद कलर्ड होते हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, फेरस सल्फेट ग्रीन होता है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड कलर्ड होते हैं। ठीक है।
और ये भी होते हैं पैरामैग्नेटिक कलर्ड कंपाउंड। इनके मोस्ट कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, जैसे CuSO4 5H2O ये ब्लू है, FeSO4 7H2O ये ग्रीन है, ठीक है ना। KNNO4 ये पिंक है, K2Cr2O7 ये ऑरेंज है। देखिए सब में कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, सब डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड कलर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, मतलब अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ठीक है। ये कैटलिस्ट होते हैं। आप जब रिएक्शन से पढ़े होंगे तो कहीं कहीं सुने होंगे कैटलिस्ट, क्या सुने होंगे? निकेल कैटलिस्ट, Yes, sir. Catalyst ने कैटलिस्ट which change the rate of reaction. प्लेटिनम क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट, सोडियम कैटलिस्ट नहीं सुने हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट में काम होते हैं। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड और कंपाउंड के मिलने से जो बनता है उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट एलिमेंट के मिलने से बनता है सिंपल कंपाउंड है। जैसे मान लो कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, अमोनिया दूसरा कंपाउंड है, ये दोनों मिलके बनाता है क्रिप्टामीन सल्फेट। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, समझे भाई। ये डी ब्लॉक की विशेषता है, कुछ एफ ब्लॉक में भी है। डी ब्लॉक की विशेषता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। और बोलिए, फिर सुन लीजिए क्या हुआ। डी ब्लॉक में ऑल आर मेटल्स, all are hard solid except mercury. They are malleable, ductile, lustrous and conductor and sonorous. Their valency is variable. Most of the elements in the compounds are paramagnetic. Their most compounds are colored. They are used as catalyst. They form complex compounds. ठीक है, ये इनकी विशेषता है। और दो बात बता चुका हूं आपको कि जिंक, कैडमियम, मरकरी में ये प्रॉपर्टी सब नहीं होते मोस्टली, सो दे आर कॉल्ड स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स। और दूसरा बता दिए कि चूंकि ये एस ब्लॉक के मेटल और पी ब्लॉक के नॉन मेटल के बीच हैं, सो दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब इन बिटवीन द टू। क्लियर? एनी डाउट? No, sir. Any doubt? No doubt. Then come to F block last. सर F block element. एटमाइजेशन क्या होता है? हाँ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब उसको एटम में ब्रेक करने में जो एनर्जी खर्च होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए मेटल इनटू एटम्स। जैसे अब आयरन का टुकड़ा है, आयरन रॉड, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, उस एटम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, उसको अलग अलग करना है, उसमें जो इंथैल्पी की खर्च होगा एनर्जी, दैट इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटम बनाने में। जो Cl2 है, Cl2 में दो एटम एक साथ हैं, उसको तोड़ के दो बना देंगे, उसको जो एनर्जी खर्च होगा वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अंतिम है F ब्लॉक। हमको लगता है कि आप बात सब समझ गए होंगे। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन में जाएगा वो F ब्लॉक एलिमेंट होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन N-2 F1 to 14 होगा। और आपको मालूम है कि इसको टेबल में जगह नहीं मिला, यह टेबल के नीचे है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स नाम से, मालूम है ना। और इसे हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल।
ये भी सभी मेटल्स हैं और इनके मोस्ट प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक से मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट सर। प्रॉपर्टी डी ब्लॉक से मिलते हैं। सिर्फ एक अंतर है कि लैंथेनॉइड्स की वैलेंसी 3 होती है। एक्टिनॉइड की वैलेंसी होती वेरिएबल फर्स्ट हाफ में। एक्टिनॉइड सीरीज के फर्स्ट हाफ की वैलेंसी वेरिएबल है, सेकेंड हाफ में फिक्स है। लैंथेनॉइड में ट्राई वैलेंसी फिक्स है। ये डी ब्लॉक से अलग है, बाकी सब सेम है। ये भी सारे मेटल हैं, ये भी कलर्ड होते कंपाउंड बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स बनता है, सब गुण लगभग समान है। लेकिन इसमें है सर। क्या, मोस्ट एलिमेंट तो सर फिजिक्स से क्लास कंप्लीट हो रहा है। मैन-मेड एलिमेंट है, इसलिए बहुत केमिस्ट्री इसका पता हम लोग को नहीं है। आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर सिमिलर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इज व्हाई दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो ये हुआ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। घर जाके खूब बढ़िया से इसको पढ़िए, दोबारा से फिर से पूरा वीडियो पढ़िएगा, एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा। जो बात समझ में नहीं आए वो उनसे पूछिए। वीडियो में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं, या फिर कल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. आज थैंक यू सर। अभी कुछ देर पहले उसको डिलीट किया, क्या होता हम नहीं समझते। अरे अभी उसको हम डिलीट किए तब सब अभी हम कितना गुड मॉर्निंग वाला 30 फाइल को डिलीट 30 को किए। हटाए।